यहाँ प्रखंड के सिकरिया गांव में आया हुआ हूँ। यहाँ आदर्श मैथिली विद्यापीठ विद्यालय है जिसमें हम भी पढ़े हैं और यहीं से हमारी भी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। शुरुआती शिक्षा यहीं से लिए थे और इस विद्यालय की स्थापना जो है 1988 ईस्वी में हुआ था। 1988 से लेकर आज तक हमारे गुरुजी कमल कुमार चौबे जी हैं जो कि इस संस्था का संचालन करते हैं। चलिए उनसे हम आज बहुत अस्थिर से और ख़ास बातचीत करेंगे। आइए आप थोड़ा जाइए। माननीय कमल कुमार चौबे जी जो कि दिव्यांग है और दिव्यांग होते हुए भी इस संस्था को इस तरह संचालित करना और इस मुकाम पर ला करके खड़ा करना एक बड़ी बहादुरी की काम है। तो आइए हम बात करते हैं इस स्कूल के कमल कुमार चौबे जी से। यूपी टॉप न्यूज़ में स्वागत है सर। नमस्कार। आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हम भी इसी स्कूल में पढ़े लिखे हैं, यहीं से आगे बढ़े हुए हैं। आज इस मुकाम पर अगर पहुँचे हुए हैं तो गुरुजी आपका देन है, इसके लिए आपको पहले चरण छू करके प्रणाम। तो शिक्षक दिवस के अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आज शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने तमाम पूर्ववर्ती छात्रों तथा अभी जो वर्तमान में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं विद्यापीठ में एवं अगल बगल के और भी जो इच्छुक व्यक्ति हैं, ऐसे हर किसी को मेरा संदेश यही होगा कि आप मनोयोग पूर्वक शिक्षा ग्रहण करें। शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके जीवन को शीर्ष तक पहुंचा सकती है। जीवन में जितनी प्रकार की खुशियां होती है वो सारी खुशियां हासिल की जा सकती है सिर्फ एक शिक्षा के माध्यम से। तो मेरा संदेश यही होगा कि हर कोई पढ़ाए अपने बच्चे को, और बच्चे जो पढ़ें तो मनोयोग पूर्वक ऐसी पढ़ाई पढ़ें कि वो शीर्ष तक पहुँचे, वो जीवन में लक्ष्य तय करें और उसको पाने के लिए सतत प्रयत्नशील हो और अपने लक्ष्य को पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने इस मुकाम पर आज जिस मुकाम पर पहुँचे हुए हैं गुरुजी, इस मुकाम पर पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई होगी। अपने जीवन के विषय में संक्षिप्त विवरण हम थोड़ा सुनना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से, क्योंकि आप शारीरिक रूप से सक्षम न होते हुए भी इस संस्था को और इस इलाके को, इस ग्राम के सभी नौजवान साथियों को, इस इलाके के सभी नौजवान साथियों के लिए आप जो इतना अच्छा काम किए हैं, इसके बारे में संक्षिप्त विवरण हमको दे दीजिए। मैं एक प्राकृतिक दुर्घटना के चलते बाएं पैर से कष्ट में आया 1985 में, और बायां कूल्हा मेरा डिस्टर्ब हो गया। और पहली बार डॉक्टर ने मुझे बताया, सारा इलाज लंबा समय चला। सारा इलाज कराने के बाद डॉक्टर ने यही कहा कि स्टॉप मेडिसिन, स्टार्ट साइकिलिंग एंड एक्सरसाइज। अर्थात पूरे जीवन आप अब दिव्यांग बन करके ही रहेंगे, आप विदाउट स्टिक, बिना सहारे के आप नहीं चल पाएंगे। वो घटना जो थी 1985 की, मेरे जीवन की सबसे दुखद घटना थी और मैं इतना मर्माहत हुआ कि 2.5 वर्ष तक 85 से लेकर के 87, आधे 87 तक मैं अपने आप को घर में कैद रखा, ये सोच करके कि कल तक मैं फ्री होकर के चलता था और अब लाठी के सहारे मैं चलूँगा तो गांव वाले, घर वाले, लोग, समाज मुझे क्या कहेंगे। और इस प्रकार 2.5 वर्ष तक अपने घर में जो कैद रहा, मैं अपने कैद रखा। मैं जानबूझ करके लाज, शर्म, संकोच, एक हीन भावना मेरे को बाहर नहीं निकलने दे रही थी। इसी बीच में एक कहानी की पुस्तक पढ़ने को मिली जिसमें एक दिव्यांग के संघर्ष गाथा को मैं पढ़ा, जिसमें कि वो एक दिव्यांग जो है परिश्रम करता है, कष्ट सह करके पढ़ता लिखता है और इसके बाद
काम करता है, जीवन में आगे बढ़ता है और एक दिव्यांग युवती से आगे जाकर के शादी करता है, नौकरी करता है और गांव घर समाज में दिव्यांगों को ढूंढ ढूंढ करके मदद करता है। वो कहानी पढ़ने के बाद जैसे ऐसा लगा मेरे जीवन में कि पहली बार मेरे जीवन में वो टर्निंग पॉइंट आया। मैं सोचने पर बाध्य हो गया कि यदि ये दिव्यांग कुछ कर सकता है तो मैं भी अपने आप को जो कैद रखा हूँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और तब पहली बार ऑन दैट ओकेजन, उस अवसर पर मैं बाहर निकला ये कहानी पढ़ने के बाद अपने दरवाजे पर 2.5 बरस के बाद। और संजोग ऐसा हुआ कि गांव के ही एक कुम्हार बंधु जो है आए हुए थे मिट्टी का घड़ा वगैरह देने के लिए, कोई आंचलिक त्यौहार था। उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा जो है उसको कुछ पढ़ने लिखने आता नहीं है, आप घर में रहते ही हैं, बैठे बैठे कुछ पढ़ा देंगे। मैंने कहा भाई मैं क्या पढ़ा सकता हूँ, मैं तो 10 मिनट चेयर पर बैठ नहीं पाता, दिन भर सोया रहता हूँ, बैठने की कुवत नहीं है। उसने कहा कि नहीं आप सोए सोए ही पढ़ा दीजिएगा। वो चला गया बोल करके। नेक्स्ट डे उसके घर का जो है एक बच्चा जो है आ गया हमारे पास पढ़ने के लिए, पिताजी बोले हैं पढ़ाइए। मैं दरवाजे पर निकलना शुरू किया था, दरवाजे पर ही मुलाकात हो गई, लेटा हुआ था। आया है तो चलो भाई ठीक है बैठ जाओ। कुछ बताया, घंटा 1.5 घंटा बीता, इसके बाद उसको छुट्टी दे दिया। अगले दिन वो बच्चा 2 बच्चों को और लेकर के आता है, यानी 3 बच्चे आते हैं। पढ़ाई घंटा 1.5 घंटा फिर उसी तरह होती है। कुछ लिखना होता था तो उठ करके बैठ जाता था बेड पर से और इसके बाद लिख करके फिर आराम करने लगता था। अगले दिन वो बच्चा जब आ रहा है तो उसके साथ 2 बच्चे और बढ़ गए, अर्थात 5 बच्चे। ये क्रम बढ़ते गया और महीना लगते लगते 49 बच्चे मेरे पास हो गए। और सिस्टम भी ऐसा बन गया कि अब दिन भर जो है रूटीन बन गया, 2-2 1-1 घंटे का। और मैं आधा घंटा 1-1 घंटा अब बैठने लगा, जो कि मैं 10 मिनट भी बैठ नहीं पाता था। मुझे लगा कि प्रभु ने मेरे जीवन को एक दिशा दे दी है। यही एक ऐसा काम है जो मुझसे हो सकता है और मैं इसको अच्छी तरह बैठ कर के ईमानदारी से कर सकता हूँ। और यही क्रम जो चलने लगा, ट्यूशन पढ़ाने का काम कुछ दिन चला। बच्चे पूछने लगे क्या पैसा चाहिए। मेरी कल्पना के बाहर की चीज़ थी कि पढ़ाई के एवज में कुछ मिलेगा भी। बाध्य हुए और बाध्य होने के बाद जो है कुछ आने लगा। आर्थिक स्थिति भी जो है कमज़ोर थी, किसी तरह से अपना काम चल रहा था। घर में कोई भी कमाऊ सदस्य नहीं था। पिताजी किसान थे, सर्वाधिक कमज़ोर किसान, किसी तरह से गुजर बसर चलता था। और ऐसे में इससे भी कुछ आने लगा तो लगा कि एक जीवन का रास्ता प्रभु ने दे दिया है। और कुछ ही समय के बाद इसी गांव के हमारे एक अजीज मित्र जो है रामेश्वर जी, वो संघ के स्वयं सेवक भी थे, उनका सानिध्य हुआ। और उन्होंने चर्चा के क्रम में कहा कि गांव के बच्चों की दशा तो बड़ी ख़राब है, बच्चे पढ़ने लिखने लायक 8 क्लास 6 क्लास के बच्चे हैं, सामान्य जानकारी भी उनको नहीं है, तो क्यों ना हम लोग एक विद्यालय खोलें। चूँकि हमारे मन में भी ये बात आती थी कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है तो एक विद्यालय यदि होता तो बच्चे बढ़िया से पढ़ते। और मेरे मुंह की बात रामेश्वर जी ने छीन ली और वो तैयार हो गए हमारे साथ। और हम लोग दोनों जन मिल करके योजना बनाए और इस योजना में साथ दिया हमारे ही इस गांव के हमारे एक और अनन्य मित्र जितेंद्र चौबे। तब वो अपने छात्र जीवन में अपना घूम फिर रहे थे, पढ़ाई लिखाई के साथ कुछ जो है संगठन के माध्यम से एक क्लब वगैरह चलाते थे लोग, उसके माध्यम से युवकों को संगठित करना, उनको आगे बढ़ाना। तो जितेंद्र जी, रामेश्वर जी और मैं, हम लोग मिल कर के योजना बनी और एक विद्यालय हम लोगों ने खोला 4 जनवरी 1988 को, जिसका नाम रखा गया आदर्श महतिन विद्यापीठ। चलिए, आज तो इस गांव को काफ़ी आगे आप लेकर के चले गए हैं, इस मुकाम पर पहुंचा दिए हैं। उस समय जब नया इस विद्यालय की स्थापना की थे तो गांव के लोगों की क्या रवैया थी, गांव के लोगों के मन में आपके प्रति किस तरह की भावना थी? गांव के लोग जो थे, एक वर्ग जो था उत्साह देने वाला था, निश्चित तौर पर इसमें कहीं दो राय नहीं। उनके मन में ललक थी कि हमारे बच्चे पढ़े। लेकिन जो बिल्कुल अशिक्षित थे, जहाँ की धीरे धीरे गांव की स्थिति तब ऐसी हो गई थी कि मैट्रिक में पढ़ने वाला उस समय एक भी विद्यार्थी सिकरिया गांव में नहीं था। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात थी, बड़ी कष्टकर स्थिति थी। उस समय नशाखोरी, जुआखोरी जो है चारों तरफ, छोटे छोटे बच्चे जो है
शिकार होते चले जा रहे थे। लग रहा था जैसे आने वाली पीढ़ी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। और वैसे स्थिति में जो सकारात्मक सोच वाले लोग थे उनका सहयोग मिला। वो लोग हमारे काम से खुश हुए कि नहीं, आपने अच्छा काम किया, हम लोग आपके साथ हैं। और निश्चित तौर पर उनकी संख्या ज़्यादा थी जिसका सपोर्ट हमें बराबर मिला। और आज भी उन लोगों का सपोर्ट जो हमें मिल रहा है, जिसके बदौलत आज हम इस मुकाम तक पहुंच सके हैं। चलिए ठीक है, ये तो रहा गांव समाज की बात, लेकिन आपने इस विद्यालय के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हम भी पढ़े हैं यहीं, हम भी जानते हैं, इसी गांव के हैं। तो आपने इस विद्यालय के लिए पूरा अपने परिवार सहित अपना जीवन सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो आपके परिवार की भावना क्या रही होगी आपके? परिवार चूँकि अपना जो था, मैं आर्थिक रूप से भी कमज़ोर था। आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार, जो भी कुछ जगह ज़मीन था, पारिवारिक व्यवस्था, चूँकि माँ बाप का बड़ा लड़का मैं था, 3 भाई 3 बहन, सबसे बड़ा मैं हूँ। बहनों की शादी करना, भाइयों को पढ़ाना लिखाना, आदमी बनाना, ये सारा कुछ करने में, और इधर विद्यालय जो खुल गया इसके सिस्टम को भी खड़ा करने में, अपना जो भी कुछ जगह ज़मीन था कुछ सब बेच कीन करके सब ख़त्म हो गया। और कुल मिला करके प्लस पॉइंट यही रहा कि परिवार के जो हमारे सदस्य रहे वो बिल्कुल डेवोटी रहे, समर्पित रहे। सबके मन में एक सुकून की बात यही थी कि एक अच्छा काम हो रहा है, चलिए यदि सब कुछ जा रहा है तो कोई बात नहीं, समाज का सहयोग मिल रहा है, समाज का साथ मिल रहा है, एक प्रतिष्ठा मिल रही है। सारे लोगों के मन में, विशेष करके हमारे माता पिता और आने वाले समय में जो परिवार के हर सदस्य थे, सबका सहयोग जो है मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से निश्चित तौर पर मिलता रहा, इसमें कहीं दो राय नहीं। चलिए, ये सब लोग सुन करके गौरवान्वित हो रहे थे। लेकिन अब हम अपने चैनल के माध्यम से आज के जो नौजवान साथी हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे गुरुजी? मैं उनके लिए संदेश यही दूंगा कि थोड़ा सा जो इस विद्यालय के माध्यम से शैक्षणिक काम करते हुए बहुत सारे और आनुषंगिक क्रियाकलापों में भी मैंने समय दिया। और हमारे अनन्य सहयोगी जिसको हम बैसाखी कह सकते हैं, यदि आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो निश्चित तौर पर मेरे बैसाखी के रूप में हमारे अनन्य सहयोगी विद्यालय के अभी जो है संप्रति डायरेक्टर के रूप में माननीय राम ईश्वर चौबे जी हैं। उनका मैं जो अनन्य सहयोग जो बराबर मिला, मैं उनके अनन्य सहयोग को कभी भूल नहीं पाऊंगा। आज भी वो बैसाखी की तरह से हमारे साथ हैं। कहीं भी आना जाना होता है तो हमारे साथ आते जाते हैं। आज भी दोपहर का भोजन वर्किंग डे में हम लोग एक साथ खाते हैं। ये मिसाल है दुनिया के लिए, आने वाली पीढ़ी को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप हम दोनों को देखें कि हम दोनों किस प्रकार से आज के आधुनिक दौड़ में जिस प्रकार आपाधापी लगी हुई है, इस स्वार्थ भरी आपाधापी वाली दुनिया में हम दोनों मित्र किस प्रकार से एक साथ विगत 35 वर्ष से अनन्य सहयोगी के रूप में साथ हैं। और मेरे लिए तो गौरवान्वित होने वाला हर पल है, क्योंकि मैं दिव्यांग हूँ। वो सकलांग है, वो दिव्यांग नहीं है, वो पूरी तरह से फुल फिट है। अपने ज़माने के जैन स्कूल से वो स्कॉलरशिप होल्डर है, सरकार से उनको वजीफा मिला हुआ है। वो एनी हाउ जब चाहते तब कहीं भी सिविल सर्विस में सुपीरियर बन करके IAS IPS बन करके निकल सकते थे। उनके पास वो टैलेंट था, लेकिन उन्होंने एक दिव्यांग की बैसाखी बन करके सिकरिया को, ग्रामीण क्षेत्र को शिक्षा का उच्च केंद्र बनाना है, पिछड़े को जगाना है, अशिक्षा रूपी अंधकार को दूर करके शिक्षा रूपी प्रकाश को फैलाना है। तो एक दिव्यांग की बैसाखी बने और आज हम उस माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये संदेश हर नौजवान के लिए है कि आप भी अपने आप को देखिए और जीवन में इस प्रकार से आगे बढ़िए कि अपना जो मित्र हो वो अनन्य मित्र हो। वो मुख में राम बगल में छुरी और पाले दाव काट ले मूड़ी, ऐसी मित्रता नहीं होनी चाहिए। हम मित्रता की मिसाल बन करके दुनिया के सामने खड़े हैं। ये संदेश देने के लिए आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हर विद्यार्थी को, हर लोग को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप सभी जीवन में आगे बढ़ें, आपसी ऐक्य के साथ, समरसता के साथ,
प्रेम और भाईचारा के साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम गुरुजी के बैसाखी के रूप में काम करने वाले रामेश्वर चौबे जी से बात करना चाहेंगे। यहाँ शिक्षक लोग बैठे हुए हैं जो कि इस स्कूल में अध्ययन का काम करते हैं। यूपी टॉप न्यूज़ में स्वागत है गुरुजी। धन्यवाद। आप जो है अभी हमारे गुरुजी से बात हो रही थी कमल कुमार चौबे जी से, वो बोल रहे थे कि आप बैसाखी का काम किए हैं, इस संस्था को आगे बढ़ाने में एक बैसाखी का काम किया है। आप को तो ये बता रहे थे कि काफ़ी पढ़ने लिखने में भी आप स्कॉलरशिप छात्र थे, तो आपने अपना पूरा जीवन इस समाज में न्यौछावर कर दिया, इस गांव के लिए न्यौछावर कर दिया, इस इलाके के नौजवान साथी सभी लोगों के लिए न्यौछावर किया। आखिर क्या आपके मन में थी? ये आत्मविश्वास कहाँ से आया था आपके मन में? मैं 1985 में दिल्ली में एक अधिवेशन में गया था। अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष मनाया गया था, तब मैं इंटर का छात्र था और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम था 3 दिनों का। मैं वहाँ पर गया था और विभिन्न जगह से लोग आए हुए थे। मैं पहली बार इतना बड़ा शहर में गया था और रास्ते में जाते क्रम में मैं गाड़ी में से अनेक शहरों को देखता था और मुझे लगा वहाँ के लोगों का कुछ बातचीत, लोगों से मिलने जुलने से, कि हम लोगों का क्षेत्र जो है, मेरा गांव जो है, यह बड़ा पिछड़ा हुआ जगह है, शैक्षिक रूप से पिछड़ा है, वैचारिक रूप से पिछड़ा है। तो यह दिमाग में आने के बाद से हमने यह तय कर लिया कि मैं अपने इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, इस क्षेत्र में शिक्षा को जीवित करने के लिए प्रयास करूँगा। और इसके लिए मैं यहाँ पर वहाँ से लौटने के बाद मैंने एक पुस्तकालय की स्थापना की थी। यहाँ छात्रों का एक संघ बनाया था और 2-3 साल के बाद हमारे ये कमल कुमार चौबे जी जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, ये जी आपको मुलाकात जी, और इन दोनों गुरुजी ने मिलकर के एक ऐसा मिसाल बनाया, एक ऐसा मिसाल पैदा किया जो कि इस गांव के लिए, इस समाज के लिए आज बहुत अच्छा सिद्ध होने जा रहा है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि आज भी इस देश में भगत सिंह जैसे लोग हैं, आज भी इस देश में गांधी जैसे लोग हैं जो कि अपने निजी लाभ को त्याग करके, ये देखिए गुरुजी हैं, अभी इनके सहयोगी जो है कमल कुमार चौबे जी बता रहे थे कि ये सिविल सेवा भी निकाल सकते थे या कहीं भी सरकारी नौकरी में बहाल हो सकते थे, इतना काबिलियत इनके पास थी। लेकिन वो सब, उस सब का न्यौछावर करके इन्होंने समाज की सेवा किया, इस गांव की सेवा किए और आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इस संस्था को इतना आगे बढ़ाएं हम लोग, आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आपका जो परिवार है काफ़ी आर्थिक स्थिति से भी जूझता रहा है, तो आपके परिवार वालों की मन में आपके प्रति क्या भावना थी? आखिर वो भी तो किसी असरा से आपको पढ़ाए होंगे ना? जी ऐसा है कि परिवार के लोगों की हमसे बहुत बड़ी अपेक्षा थी। मैं अपने परिवार में पहली बार मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न लाने वाला था और मैं स्कॉलरशिप होल्डर भी रहा, तो बहुत अपेक्षाएं थी। सभी सोचते थे कि या तो मैं डॉक्टर या इंजीनियर कुछ भी बनूंगा, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात चल पड़ी कि हम लोग यहाँ बहुत पिछड़े समाज में हैं और इस समाज के लिए कुछ करना चाहिए। और चलिए ठीक है, डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं बन पाए गुरुजी, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर और इंजीनियर बना करके इस इलाके के लोगों को आपने दे दिया। चलिए, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।